चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सुपरमार्ट स्टोर चलाने वाली कंपनी विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ आज से खुला है। बड़ा आईपीओ है, 8,000 करोड़ रुपए का फुल ऑफर फॉर सेल आईपीओ, यानी कि एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स अपना स्टेक कुछ पे डाउन कर रहे हैं। आईपीओ और आगे के ग्रोथ प्लान पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ गुनिंदर कपूर। गुनिंदर जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी एक इतनी बड़ी कैश रिच कंपनी और जो हर साल और कैश जनरेट करे वो आईपीओ लाती है, तो सवाल यही होता है कि वाई नाउ, मतलब क्या कुछ आप पर्सनली प्रमोटर्स थोड़ा सा पैसा रेज करना चाहते हैं, इसके लिए किसी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को थोड़ी सी एग्जिट देने की ज़रूरत है, इसलिए क्यों आपने डिसाइड किया ये आईपीओ मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। पहले जैसा आपने कहा, हमारी कंपनी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं और वो 2018 से हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। जी, जो प्रमोटर कंपनी है साम्यात, उसका अभी 98% इक्विटी है कंपनी में, और इस आईपीओ के द्वारा वो थोड़ा सा अपनी स्टेक को डाइल्यूट कर रहे हैं। 98 से करीब 77 तक लेके आ रहे हैं। कंपनी में प्राइमरी बिल्कुल नहीं है, जैसा आपने कहा, तो इसका उद्देश्य यही है कि उनको अपना थोड़ा सा स्टेक कम किया है। पर मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि दे विल कंटिन्यू टू बी द प्रमोटर्स इन द कंपनी एंड उनका लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है कंपनी में, और लॉन्ग टर्म की उनकी कमिटमेंट बिल्कुल। वो 76 पर आ जाएगा, तो एक ही बार में सीधा 75 पे ले आते हैं। वो 76 पर रखने का क्या वो लॉजिक था? वो अभी कुछ उसमें, आप जैसे जानते हैं, कुछ समय है 75 लाने के लिए। हाँ। तो वो उसमें इट विल बी फुली कंप्लाइड। ओके, अच्छा, मैं आपके साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन की थी जी, और समझने की कोशिश की थी आपका बिजनेस। आपने एक चीज़ कही थी कि आपका हर स्टोर जो है वहाँ पर डबल डिजिट ग्रोथ रही है। क्या इस बेस पर यहाँ पर भी पॉसिबल होगा? अच्छा, मैं बताता हूँ, इनका एक बहुत बड़ा स्टोर है वो दिल्ली में मेरे घर के ठीक बगल में, तो एक थोड़ा सा कनेक्ट वहाँ से भी है। तो पहले तो थोड़ा ये बताएं कि ये ग्रोथ आती किस वजह से, क्यों, क्या एक प्राइस पॉइंट जो आपका इतना कम है उसका फ़ायदा मिलता है आपको, और क्या ये ग्रोथ आगे भी ऐसे बनी रहेगी? अनुज जी, आपने सही कहा, हमारे हर रीजन में डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आती है, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, चाहे साउथ हो, इक्वली चाहे वो टियर 1 टाउन्स हो या टियर 2 टाउन्स हो। वो ग्रोथ हमारे आती है, उसके 2 या 3 भाग होते हैं। जैसे कि हमारी फुटफॉल हर साल बढ़ती है तो नए कस्टमर्स आते हैं। दूसरी, जो हमारे कस्टमर्स की एवरेज बिल वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती है, तो वो भी उसमें शामिल होता है। और तीसरा, हमारे कस्टमर्स अपग्रेड करते हैं टू द नेक्स्ट हायर प्राइस पॉइंट। मान लीजिए जैसे कि वो 199 की टी शर्ट ले रहे हैं, तो वो 299 पे चले गए, तो वो मिक्स का भी थोड़ा सा इम्पैक्ट उसमें आता है। तो 3 भाग हैं: न्यू कस्टमर्स, इंक्रीज़ इन एवरेज बिल वैल्यू, हालांकि जैसे कि लोग ज़्यादा खरीदते हैं, और तीसरा, वो प्राइसिंग लैडर में थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। तो इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो डबल डिजिट सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ में रिजल्ट करता है। गुनिंदर जी, आजकल का जो हॉट टॉपिक है वो है क्यू कॉमर्स। उसमें आप लोगों ने आई थिंक पिछले साल एक पायलट किया था, वहाँ से लर्निंग्स क्या है? वो बिजनेस आपके लिए कितना स्केल करेगा? क्योंकि जो कंपनियाँ उसमें नहीं उतर पाई उनके बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं। जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि लास्ट ईयर हमने पायलट शुरू किया था। इसका मैं पहले एक चीज़ बता दूं कि ये बहुत ही कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है। इसमें ऐसा होता है कि ये हर एक स्टोर के 8 से 10 किलोमीटर रेडियस में ऑपरेट करता है। जब आप हमारी ऐप पे लॉगिन करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जो सबसे पास में आपके विशाल स्टोर है उसमें आप टैग हो जाएंगे। तो उस स्टोर की इन्वेंट्री ही सिर्फ आपको विजिबल होगी, और जब आप ऑर्डर करेंगे तो अगर आप चाहें तो हम 2 घंटे के अंदर अंदर आपका डिलीवर करेंगे सामान। और अगर आपकी परचेज़ वैल्यू 300 रुपये से ऊपर है तो वो डिलीवरी भी फ्री होगी। तो इससे 2 चीज़ें साफ हैं कि हमारा जो स्टोर है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ज़रूरतों को पूरा करता है, इसके लिए कोई अलग स्टोर नहीं है। दूसरा, हमारी जो इन्वेंट्री होती है स्टोर में वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों की सर्विस करने के लिए फिर हो जाती है, तो इसके लिए कोई अलग इन्वेंट्री भी नहीं होती।
तो इस वजह से मैं कह रहा था आपसे कि काफ़ी कैपिटल एफिशिएंट मॉडल है। हमारे को जो शुरू के परिणाम आए हैं वो काफ़ी इनकरेजिंग रहे हैं हमारे लिए। उस बेसिस पे इसका अब एक्सपेंशन किया जा रहा है। जैसा कि आज की अभी तो एक्सपेंशन चल ही रहा है, पर आज की तारीख में भी हम लोग 390 शहरों में इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। Okay, और जो इस समय आपने कहा 2 घंटे में डिलीवर हो जाएगा, जी। दैट्स नॉट रियली क्विक सर, जहाँ पर लोग 10 और 15 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं, तो वो टाइमलाइन क्या कुछ कम करना चाहेंगे आप, और उसके लिए क्या कुछ ज़्यादा फिर पैसे खर्च करने पड़ेंगे? ये देखिए, ये तो बिल्कुल ही हमारे कस्टमर्स डिसाइड करेंगे। हाँ। हम उनको कॉन्स्टेंटली उनसे बात करते रहते हैं, कॉन्स्टेंटली उनका रिस्पॉन्स जानते रहते हैं, उनके साथ ग्रुप डिस्कशंस भी करते हैं, तो ये तो वही डिसाइड करेंगे। तो वो खुश हैं 2 घंटे की डिलीवरी में, उनको ज़रूरत नहीं है 10 मिनट और 15 मिनट की डिलीवरी? देखिए, ऐसा मेरे लिए कहना मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। जी हाँ। तो हम लोग अपना इंडिपेंडेंटली असेस करेंगे कि क्या है, पर ये मैं नहीं कहूँगा कि वो 15 मिनट वाला किसी तरीके से भी कम होगा। इनफैक्ट हो सकता है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो। रोनित जी, एक आपके बिजनेस मॉडल में जो एक बात है कि आपका एक लॉयल्टी प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ करते हैं टू गेन मार्केट नॉलेज कि किस तरीके से प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं। जी। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं, उससे आप को क्या ये सेंस बन रही है कि आगे जाते हुए जो आपके मार्जिन है 13 से 14% के करीब रहे हैं, क्या थोड़े से स्लाइटली हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स लाने की जगह है और आगे मार्जिन बढ़ सकते हैं? 13-14% पे आप खुश हैं बेसिकली? ठीक है। सो अनुज जी, हमारा लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। जैसा आपने कहा, हमारे अभी 13.4 करोड़ रजिस्टर्ड लॉयल्टी कस्टमर्स हैं, और एक तो हम उससे कस्टमर्स को लाभ पहुंचाते हैं कि वो जब भी 100 रुपये का सामान लें उनको 1 पॉइंट मिलता है, और वो इमीडिएटली नेक्स्ट परचेज पे उसको रिडीम भी कर सकते हैं। तो एक तो ये कस्टमर्स के लिए फ़ायदे वाली बात है। दूसरा, इससे जो हमको डेटा मिलता है उसको हम हर दिन यूज़ करते हैं ताकि अपनी सर्विसेज अच्छी बनाए कस्टमर्स के लिए, ताकि उस तरीके के प्रोडक्ट अगर हमारे पास नहीं है जो उनके लिए रेलेवेंट है वो इंट्रोड्यूस किए जाएं। और थर्डली, अगर उनको अभी पता नहीं है कि ये सब चीज़ें भी विशाल स्टोर में से वो खरीद सकते हैं जो उनके लिए ज़रूरी हैं, तो वो भी हम कम्युनिकेशन उनके साथ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। पर इसका मेन उद्देश्य यही है कि डेटा हमारे कस्टमर्स का हमारी डिसीजन मेकिंग को गाइड करे, ओके, और वो रैंडम ना हो जाए किसी भी तरीके से। अच्छा, आप मुंबई में नहीं है क्या? ये रियल एस्टेट प्रोहिबिटिव है इस वजह से या कोई और रीज़न है? अनु जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं भी मुंबई में ही रहता हूँ। वैसे जाता दिल्ली हूँ हर हफ्ते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग जल्दी से जल्दी पहुँच पाएंगे। बट अभी तक क्यों नहीं है? मतलब क्या, मतलब रीज़न क्या है कि वेस्ट में आपका एक्सपोजर सबसे कम है? जी, क्योंकि जब हमने ओरिजिनली कंपनी थी विशाल रिटेल, उसका बेस दिल्ली में था। उसका बेस दिल्ली में था। और उससे पहले वो कंपनी कलकत्ता की तरफ थी, सो कलकत्ता से दिल्ली आई। तो वो हिस्टोरिकली भी नॉर्थ और ईस्ट में पहले प्रेजेंस थी। तो पहले तो हमने उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई किया नॉर्थ और ईस्ट में। अभी हम लोगों ने साउथ में कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना कवर किया है। केरला का भी काम शुरू हुआ है, और उसके बाद सिर्फ 3 राज्य बचेंगे, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। और मेरी पर्सनली भी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे यहाँ पे। आपका कंज्यूमर, क्योंकि आप वो कंज्यूमर डेटा पर काफ़ी रिलाई करते हैं जी। ये टियर 2 मार्केट्स में कितना कंजम्पशन स्पेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और वो मार्केट्स कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे? मेरे ख्याल में आपका DRHP ये मेंशन भी करता है कि वहीं पर करीब 70-80 स्टोर्स आपके नए आने वाले हैं, तो उन मार्केट्स में डीपर पेनिट्रेशन की गुंजाइश बढ़ रही है? जी, बिल्कुल बढ़ रही है। पहले तो हमारे अभी के 30% स्टोर टियर 1 में हैं, और 70% टियर 2 में है। दूसरी आपसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो टोटल रिटेल कंजम्पशन है इंडिया में, उसका 74% अभी टियर 2 और उसके नीचे है। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी कंट्री का।
और हमारा एक्सपेंशन बोथ टियर 1 और टियर 2 में हिस्टोरिकली चल रहा है साइमल्टेनियसली। ओके जी। लेकिन आप प्रेफर नहीं करेंगे टियर 2 या 3 में ज़्यादा स्केल करना, बस इट विल बी 50-50 एलोकेशन अगर स्केल के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बात की जाए? देखिए वो तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी भी हमारे आज की डेट में 50 शहर ऐसे हैं जो 10 लाख से ज़्यादा के पॉपुलेशन हैं, उनमें से अभी हम 33 में प्रेजेंट हैं, 17 का गैप है, तो वो भी एक गैप है। और लाइकवाइज टियर 2 में भी गैप है, तो दोनों में ही एक्सपेंशन हिस्टोरिकली चल रहा है। ओके मुझे अगर वेरी क्विकली ये समझा सके, आपका जो प्रोडक्ट मिक्स है जी। फैशन एक हिस्सा है, जनरल मर्चेंडाइज भी एक हिस्सा है, लेकिन इसमें से कितना पर्टिकुलर रेवेन्यू आप प्राइवेट ब्रांड से कमाते हैं या फिर कंपनी ओन ब्रांड से कमाते हैं, और क्या वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा स्केल करने की, क्योंकि प्राइवेट ब्रांड्स ही ज़्यादातर कंपनियों के लिए ज़्यादा बेहतर मार्जिन्स एंजॉय कर सकते हैं, वो मार्जिन आपके लिए ज़्यादा ड्राइव कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस विषय में सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हमारे मिडिल और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप जो कस्टमर्स हैं, उनकी एस्पिरेशंस को हम अफोर्डेबल बनाएं। और आप जैसा जानते हैं अभी इंटरनेट पेनिट्रेशन तो करीब 100 करोड़ के आसपास हो रही है, तो उनकी एस्पिरेशंस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही हैं। और ये जो हम अफोर्डेबल बनाते हैं ये थ्रू हमारे प्राइवेट ब्रांड्स का ही बनाते हैं। तो प्राइवेट ब्रांड्स का अभी हमारा कंट्रीब्यूशन करीब 73% है, और अच्छा उसका परफॉर्मेंस आ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है, और अच्छा कस्टमर्स की तरफ से उसका रिस्पांस आ रहा है। तो ये कार्य हमारा भगवान की दया से चलता रहेगा कि उनकी एस्पिरेशंस को हम रोज़ अफोर्डेबल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करें, पूरी मेहनत करें। इनफैक्ट हर्षिता, आप अगर इनके प्राइवेट ब्रांड्स देखेंगे, बहुत उस पर मेहनत की गई है कि एक पर्टिकुलर किड्स का ब्रांड अलग, इन्फेंट का ब्रांड अलग, टीनेजर्स के ब्रांड अलग, और उस पर काफ़ी मेहनत हुई है। एक आखिरी सवाल आपसे जी। इस दौर में जहाँ पर हर कोई सीधा ऐप पर ऑर्डर कर देता है, फुटफॉल्स कैसे रहे हैं? क्या मतलब, क्योंकि आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसमें कई लोग शायद लुक एंड फील के बाद बाइंग करना चाहें, तो क्या मतलब एक ये माना जाए कि भारत जैसे देश में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, ऐप बेस्ड शॉपिंग और फिजिकल स्टोर में जाकर शॉपिंग करना? फुटफॉल्स कैसे रहे हैं आपके, ये बता दीजिए एक बार। हमारे फुटफॉल बढ़ रहे हैं हर साल हिस्टोरिकली, और मेरी आपसे पूरी सहमति है कि हमारे देश में ये कैसे पैन आउट कर सकता है कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि दोनों काफ़ी हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो मेरी भी यही राय है आपके साथ। चलिए गुरेंद्र जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको इस IPO के लिए। लिस्टिंग के बाद आपसे वापस बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।